हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ और क्वेश्चंस हैं, है ना। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस कर लेंगे रिसेंट ईयर के, ठीक है। चलो, बाकी सिंपल है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ। क्लियर? तो देखो थोड़ा सा इसको समझने की ट्राई करते हैं अपन। तो देखो पहला जो फिगर है, पहला फिगर, ठीक है, तो ये क्या बना हुआ, देखो स्क्वायर स्क्वायर देन आपका ट्राइंगल, ठीक है, और उसका सम से। अब देखो स्क्वायर में साइड्स 4 है, ट्राइंगल में 3 है, तो देखो इन दोनों का सम करता हूं ना तो आ रहा है, मतलब दो फिगर बाजू बाजू में है तो उनका सम कर दो जितनी साइड से, है ना, या फिर दोनों वैल्यू की सम करके फिर जो भी आंसर आ रहा है वो उसका आंसर हो जा रहा है। क्लियर? मतलब इन दोनों की वैल्यू का जो भी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3, उनका सम 7 हो गया। क्लियर? अगला वाला देखो, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है और इसकी वैल्यू 27 है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसमें डाउटफुल में ये बच रहा है अपने पास कि 3 अंदर वाला नीचे बेस है या फिर बाहर वाला बेस है। क्लियर? देखो क्योंकि इसमें बाहर वाली साइड भी 3 है, अंदर वाले पॉलीगन, मतलब पॉलीगन बोल सकते हो, पॉलीगन की साइड या ट्राइंगल की साइड उसमें भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है क्या है, ठीक है। तो मैं ये देखो एक और एग्जाम्पल उसने दे रखा है, एक स्क्वायर है उसके अंदर ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू 81 दे रखी है। अब देखो यहाँ पे 4 बाहर वाला है, अंदर वाला 3 है, इफ 4 की पावर 3 करता तो दिक्कत हो जाती, 4 की पावर 3 करता तो अपनी 64 आ जाता है, बट यहाँ पे ये हो रहा है अंदर वाला पहले आ रहा है 3 की पावर 4। क्लियर? तो फिर 81 बन रहा है, 3 की पावर 4 फिर आपका 81 बन रहा है। क्लियर? मीन अंदर वाली वैल्यू पहले आ रही, जितनी साइड है उसकी पावर में बाहर वाला ट्राइंगल या जो भी पॉलीगन है उसकी जा रही है। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर और पेंटागन के बाहर आपका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें अंदर कौन है, 4 साइडेड, तो 4 की पावर 3। अब दोनों अलग अलग सेपरेट है तो इसमें क्या आता है प्लस, अंदर कितना है 5 की पावर 4। तो देखो थोड़ा सा बड़ा लेंदी है, ठीक है। 64 आएगा पहले का, दूसरे का आएगा देखो 25 इंटू 25 625, तो ये हो जाएगा 9 8 और 689, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही बोल दो, या फिर जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है ना वैसा ही है, बट यहाँ पे सिर्फ फिगर्स के साथ कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, ठीक है। तो पॉलीगन वाले के, तो होप आपको समझ में आया होगा। मीन अपने को दो फिगर, मतलब दो साइड में है तो उसका तो समझ में आ गया, दोनों सम हो रहा है। जब एक के अंदर एक है तो एक के ऊपर दूसरी पावर आ रही, अब बेस कौन आएगा, जो अंदर होगा वो। यहाँ पे अंदर 4 साइड का तो 4 आ गया, 5 साइड का तो 5, पावर क्या आई 3 और 4। क्लियर? चलो अरे ये क्वेश्चन अगला, इसने बोला व्हाट द वैल्यू ऑफ ए फॉर ईच रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको सॉल्व करने की अपन ट्राई करते हैं। क्लियर? जैसे दिया हुआ है A3B इंटू बी, क्लियर। यहाँ पे वैल्यू दे रखी 217B। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, b और b मतलब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हो तो मेरा जो यूनिट डिजिट आ रहा है ना वो b ही आ रहा है ना। मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो सेम डिजिट्स को, तो जो मल्टीप्लाई के जो आंसर आएगा ना उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। जैसे सपोज 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब सॉरी ऐसा बोल दो 3 इंटू 3 9 आ रहा है, 4 इंटू 4 16 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही करोगे ना तो ऐसे आपके पास क्या क्या नंबर है, देखो एक तो 1 इंटू 1 करते हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है, एक 5 इंटू 5 करते हो तो उसका आंसर 25 आता है, एक 6 इंटू 6 करते हो तो उसका आंसर 36 आता है, ठीक है। उसके अलावा आप वेरीफाई कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ये दो सही है क्योंकि दोनों में यूनिट डिजिट, देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो वापस यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए, आगे वाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जब दो नंबर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे यूनिट डिजिट ही आता है। क्लियर? उसके बाद 7 49 आता है, 8 64 आता है, 9 81 आता है, 100
10 100 आता है, बट 10 नहीं चाहिए अपने को, सिंगल डिजिट चाहिए, तो 0 से 9 के बीच में होगा। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है, यहाँ या तो 1 होगा b की वैल्यू, या फिर 1 होगी, या फिर 5 होगी, या 7 होगी। अब देखो सपोज 1 होती इसकी वैल्यू, ठीक है, सपोज 1 होती तो यहाँ पे 3 था, तो b से इससे मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आता है ना, 1 आता। चलो 1 को 3 से करते तो 3 आता, 1 को a से करते तो एक ही डिजिट आता, 2 डिजिट नहीं आते, तो 1 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 आपका नहीं हो सकता है। अब एक बार 5 रख के देखते हैं। 5 रखूँगा तो देखो सपोज 5 रखता हूँ, a 3 5, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा 5। देखो 5 5 ज़ा 25 हो रहा है, तो 2 5 आ गया, 2 कैरी में जाएगा। 5 3 ज़ा 17, 17 और 2 कितना, 15 और 2, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, 1 वापस कैरी में जाएगा, ठीक है, ठीक, 1 वापस कैरी में जाएगा और आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 6 लेके देखता हूँ, सपोज a 3 6 6, तो ये होता बेटा 36, 3 कैरी में जाता, 18 और 3 21, 1 आता, बट यहाँ पे 7 आ रहा है, तो मतलब आपका 6 भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो अब बचा है आपका 5, मतलब 5 ही होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वापस लिख लेता हूँ, a 3 5 इंटू 5, यहाँ पे अब 5 का 25, 2 कैरी में गया, 15 का 15 और 1 कितना, 2 कितना होगा 17, 1 कैरी में गया। अब यहाँ पे बोला है 21, क्लियर। अब देखो 5 को a से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड करना है, तो 21 आता है। तो यहाँ से देखो एक बात समझ में आ रही कि a की वैल्यू है ना वो आपकी 4 होनी चाहिए। 4 होगा तो ये 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 21, तो ये इससे ही आएगा 2175। तो आपका a की वैल्यू कितनी हो गई 4, a ही पूछा इसमें, हाँ a, तो 4 आ गया, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे ना तब आपको धीरे धीरे चीज़ें स्ट्राइक करने लगेगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अपन लगा सकते हैं उसमें, है ना। बट लगेगा सेम मैथमेटिक्स के ही कॉन्सेप्ट अपना मल्टीप्लाई वाले की, कौन किससे मल्टीप्लाई हो गया क्या देता है, तो वो यूज देखो जैसे ये बताया, ये वाला तो बहुत जगह यूज होता है कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे वही डिजिट आता है, तो 1 5 और 6 ये 3 ही हो सकते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 20 इंटू 3 इक्वल टू 180 दे रखा है, मतलब इंटू साइन इंटू लगाया हुआ है, बट इंटू करते तो 60 आता है, इंटू भी नहीं बोलेंगे इसको, स्टार है, ठीक है, स्टार 3 इक्वल टू 180। अब बोला है कि स्टार से अपन क्या ढूंढ सकते, कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये जो इसका मतलब है ना, इसका मतलब ऐसा हो रहा है देखो 20 प्लस 20 इंटू 3 का स्क्वायर, ये सो मतलब जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है उसमें क्या करना है, स्टार के बाद वाले डिजिट का स्क्वायर करो और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली 4 इंटू स्टार 5 करा ना, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 400 आ रहा है। अब बोला है 7 इंटू 7, तो बड़ा आसान हो गया, 7 इंटू 7 स्टार, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर, तो 49 इंटू 7 343 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा अपने को ये ऐसे ऑपरेशन में, मतलब जैसे स्टार दे दिया, हैच दे दे, है ना, ऐसा कुछ भी वैल्यू दे दे, तो अपने को हमेशा क्या करना है, उस स्टार को, हैच को, जो भी उसमें ऑपरेशन लग रहा है वो ऑपरेशन लगा के अपने को सॉल्व करके रिजल्ट दे देना है। क्लियर? चलो अगला देखो, अगला क्या बन रहा है देखो 54/32। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 4। अब देखो ये 4 कैसे आ रहा है, ये सोचना पड़ेगा अपने को। 4 9, हाँ ऐसा कर सकते हैं, 9 6, हाँ ऐसा हो रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा आप सोचो कैसे आएगा, फिर मैं बता देता हूँ, एक बार सोच लो आप। देखो इसमें ऐसा हो रहा है, ये देखो डिवाइड का मतलब, यहाँ पे जब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है तो डिवाइड का मतलब सीधा डिवाइड भी नहीं होता है, या फिर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन सेम, जैसे अपन सुबह डिवाइड करने पे सही रिजल्ट आता तो डिवाइड का मतलब डिवाइड होता है, बट मैथ में जब भी ऐसा डिवाइड दिया हो तो आप ऐसा मत समझना हमेशा डिवाइड ही होगा, ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो समझ में आ जाएगा आपको
कि हाँ इसमें डिवाइड का मीनिंग कुछ और है। देखो इसमें ये है 5 + 4, ऊपर वाले के डिजिट का सम करो माइनस करो 3 + 2, तो आपका 4 आ रहा है। क्लियर? ऊपर वाले डिजिट का सम 5 + 4 आपका 9 होगा, 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आ रहा है। क्लियर? सेम अगले वाले में देखो 3 + 6 - 4 + 2, तो देखो कितना आया 3 आया। क्लियर? सिमिलरली 9 + 2 - 2 + 2 कितना आया 4 माइनस कर दो 11 में से तो 7 आ रहा है। करेक्ट है। अब बचा हुआ आंसर उसका निकाल दो 2 + 8 - 3 + 3 यानी 10 - 6 यानी 4 आपका आंसर हो गया। 4 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बड़ा आसान है। क्लियर? तो इजी सा क्वेश्चन है, बट हाँ ये ऐसे जब भी दिया हुआ हो तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप इस वहाँ पे स्टक होके बैठ गए कि नहीं यार मैं तो डिवाइड करके ही मानूंगा, इसको तो डिवाइड करके ही लाना है आंसर, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपको जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथ में ऐसा क्वेश्चन का मतलब सिंपल का मीनिंग का मतलब डिवाइड नहीं है। जैसे पिछले वाले में जैसे मल्टीप्लाई दिया हुआ होता तो उसका मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर नहीं आ रहा, तो मतलब कुछ और लॉजिक से अपने को सोचना पड़ेगा। क्लियर? अब ये अपने या तो इसमें ऐसा बोल सकते हो कि ये डिवाइड नहीं है ऑब्लिक है, ऐसा भी बोल सकते हो ना, ऑब्लिक का बोल सकते हो। क्लियर है ना? मोस्टली तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी तो ऐसा ही रहता है कि वो अवॉइड ही करते हैं ऐसी चीज़ें की देने के लिए कि नया साइन दे दे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया था। बट कभी कभी दिमाग में तो यही रहता है ना कि ऑब्लिक का मतलब अपन कभी डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो बात भी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चंस में है क्या पहले देखो। इसने ये बोला है कि $B का मतलब है सिंपल सा कि A इज ग्रेटर देन B, ये आपका B से बड़ा है। ठीक है, A ग्रेटर देन B। ठीक है, A@B का मतलब, इसका मतलब है कि A इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू A इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू B। ये है या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। A, इसको साइन को पता नहीं क्या ही बोलते मैं भूल गया, इसकी यूज नहीं। इस साइन का मतलब ये है A इक्वल टू B। ठीक है, फिर A साइन दिस का मतलब है A इज स्मॉलर देन B, A लेस देन B। क्लियर? ठीक है, इसके बाद A इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू B का मतलब है A इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू B। ये 4 स्टेटमेंट है ना, ये 5 अपने को स्टेटमेंट दिए हुए कि इन सिंबल्स का ये मतलब है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, अपने को ये बताना है। देखो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन बिलो दैम इज आर डेफिनेटली ट्रू। मतलब 100% ट्रू होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी चांसेस नहीं होना चाहिए कि वो रॉन्ग हो। ठीक है, तो आपको बताना है पहला इफ कंक्लूजन 1 ट्रू, सेकेंड इफ कंक्लूजन 2 ट्रू, सेकेंड ट्रू है, इफ नाइदर 1 और नॉर 2, मतलब न तो 1 ट्रू है न सेकेंड ट्रू है। ठीक है, और इफ बोथ 1 एंड 2 सेकेंड आर ट्रू, तो ये क्वेश्चन है अपने पास। क्लियर? तो चलो अपन पहले स्टेटमेंट को डिकोड कर देते हैं। ठीक है, A@B Q, P@Q, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहला क्वेश्चन लेता हूँ ये ना, फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट ये सेकंड है। ठीक है, A@P@Q, एट द रेट का मतलब P ग्रेटर देन इक्वल टू B। क्लियर? ठीक है सर। दूसरा M नॉट इक्वल टू N, तो इसका मतलब हो गया M लेस देन इक्वल टू N, यही है लास्ट वाला। ठीक है, N Q, इसका मतलब ये है N इक्वल टू Q। ठीक है, N की जगह आप Q लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप Q भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट है ना। अब बताना है कौन सा कंक्लूजन हमेशा ट्रू है। ठीक है, चलो
सॉरी बी नहीं था, सॉरी क्यू था यहाँ पे, क्यू। तो यहाँ पे भी आप एन लिख सकते हो, ऐसी बात है, क्योंकि एन और क्यू इक्वल है। ठीक है, तो मतलब या तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप और भी लिख सकते हो, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ठीक है, M इज लेस देन इक्वल टू Q, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? ठीक, Q तो था ही, सॉरी ना, यहाँ N लिख लो। ठीक है, चाहो तो N लिख लो। क्लियर? N। अब इसने बोला है पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला है $P, यानी बोला है डॉलर का मतलब है वापस P ग्रेटर देन M। इसने बोला है P ग्रेटर देन M, डॉलर है। ठीक है, दूसरा बोला है N इज नॉट इक्वल टू P, इसका मतलब हुआ N लेस देन इक्वल टू P। क्लियर? ये दो स्टेटमेंट बोले। क्लियर? देखो इसका मतलब यही तो हुआ ना, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, यही तो हुआ। P N से मतलब ऐसा बोला कि N लेस देन इक्वल टू P मीन्स P ग्रेटर देन इक्वल टू N। ठीक है, तो ये तो देखो डेफिनेटली ट्रू हो गया। ये तो देखो सेम पहला स्टेटमेंट ही तो कॉपी करा है, तो ये तो ट्रू हो गया, है ना। इसमें तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं। अब फर्स्ट वाले को सोचते थोड़ा सा। देखो इसने बेटा बोला है कि P है वो M से बड़ा है। क्लियर? अब देखो P और M का रिलेशन निकालना है, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट लाना पड़ेगा। तो देखो मेरे को यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से सपोज फाइंड करता हूँ, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, और एक ये निकाला देखो Q ग्रेटर देन इक्वल टू M है, ऐसा है। ये देखो ये वाला रिजल्ट लिखा, एक तो ये लिखा। देखो दोनों में एक इंटरमीडिएट लेना जरूरी है ना। क्लियर? तो देखो इन दोनों में या तो यहाँ मैंने Q लिया, आप चाहते तो यहाँ पे N ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये लेते, ये वाला स्टेटमेंट लिख ले, N ग्रेटर देन इक्वल टू Q। इसको मैंने उल्टा करके लिखा। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें सिंपल सा सोचो। देखो ये बोल रहा है कि Q से बड़ा या इक्वल है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि Q M से बड़ा या इक्वल है। तो देखो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल टू M। क्लियर? देखो इसमें थोड़ा सा आप समझना, आपको अच्छी खासी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू Q से बड़ी या इक्वल है, Q की वैल्यू M से बड़ी या इक्वल है। ठीक है, अब देखो P तो हमेशा सुप्रीम रहा इसमें, है ना, वो Q से भी बड़ा हो सकता है, और Q P M से बड़ा है, तो बट ऑब्वियस है कि P M से भी बड़ा होगा, बट एक इक्वल टू का भी साइन है। तो ये भी तो हो सकता है कि Q P के इक्वल हो जाए और M Q के इक्वल हो जाए, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि P या तो ग्रेटर देन M होगा या फिर P इक्वल टू M होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अब बट इसने क्या करा, अपने को बोला P ग्रेटर देन M, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अपने को हमेशा ट्रू चाहिए, ये तो केस सही है, बट ये भी तो हो सकता। सपोज यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ये भी होता और में, है ना, दिस और दिस, है ना। सपोज इसको और बताओ, तो यहाँ पे सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट ये होता, सेकंड स्टेटमेंट ये होता, तो उस केस में आंसर बन जाता आइदर और। आइदर और वैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मतलब या तो 1 सही हो या तो 2 सही होता है, वैसा भी होता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये चीज़ नहीं दी हुई है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, है ना। अपने देखो क्वेश्चन में हमेशा उसमें लिखा है डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, अब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला ट्रू हो गया। तो सेकंड वाला ट्रू हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन, बॉम्बे करेक्ट हो गया। क्लियर? चलो इसका ही सेकंड पार्ट देख लेते बेटा। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ देखो, डी एक्स, तो डी और एक्स इक्वल हो गए। यार प्यास लग रहा है। दूसरा दिया हुआ है एफ एट द रेट वाई, इसका मतलब हो गया डियर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। और ब्लड अच्छा सही, एट द रेट ही था वहाँ पे। डी डॉलर एफ दे रखा है, डी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है डियर, मतलब डी ग्रेटर देन एफ। ठीक है, ठीक है, चलो ये 3 कंक्लूजन। अब देखो इसने स्टेटमेंट 1 क्या दिया है,
डी और एक्स बराबर है, इक्वल है डी और एक्स, तो यहाँ पे डी की जगह एक्स भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन एफ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्लियर? अब देखो देखो बोला है कि एक्स एट द रेट वाई, क्लियर, तो मतलब ये बोला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्लियर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, वाई नॉट इक्वल टू डी, वाई नॉट इक्वल टू डी यानी डी वाई इज लेस देन इक्वल टू डी, क्लियर, ठीक है। डॉलर का मीनिंग तो सही लिखा था ना मैंने, ग्रेटर देन एट द रेट था एफ वाई, ठीक है। चलो अब देखो इन कंक्लूजन को अपन, ये अपना कंक्लूजन थे, इनको डिकोड करने की ट्राई करते हैं। पहला बोला है एक्स और वाई में रिलेशन, तो देखो मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रही है कि एक्स भाई साहब है वो एफ से तो बड़े हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्लियर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि f की वैल्यू y से बड़ी होगी या इक्वल होगी, कुछ भी हो, बट x जो है तो x क्या हुआ y से तो बड़ा होगा क्योंकि वो f से ही बड़ा है, और f की वैल्यू या तो y के इक्वल है या बड़ी है, बट देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है क्या, नहीं, तो मतलब तो x ऑलरेडी ग्रेटर देन y, क्योंकि देखो सपोज ये दोनों इक्वल हो गए बट ये दोनों हो नहीं सकते, तो x तो हमेशा ग्रेटर ही f रहेगा, है ना, वो f से ग्रेटर ही y रहेगा, इक्वल टू नहीं हो सकता है, इक्वल टू नहीं हो सकता है, बट इसने इक्वल टू दे दिया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक, इक्वल टू कभी नहीं होगा वो, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। अब देखो d बोला है इसने, d ग्रेटर देन इक्वल, अब देखो इसमें ही देखो d ग्रेटर देन f है, ठीक है, और f ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो सेम वही बात हुई, तो d इज ग्रेटर देन y, बट इसने वापस इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू लगाते ही गलती कर दी, तो इक्वल टू लगाया मतलब ये इक्वल टू तो नहीं हो सकता है, डी वाई के इक्वल नहीं होगा, बड़ा जरूर होगा, तो इक्वल नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इन दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, न तो 1 करेक्ट है, सॉरी सी ऑप्शन, न तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, न तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ट्रू है, न तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ठीक है। डेफिनेटली जाना है, हमेशा ध्यान रखना है, डेफिनेटली जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप रॉन्ग कर बैठोगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो स्टार का मतलब वही आ रहा है, अरे देखो यहाँ पे स्टार का मतलब भी वही आ रहा है 243, ठीक है, इसका देखो 27 इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 27 यही होता ना, हाँ ठीक है, तो 243 हुआ। सिमिलरली 5 इंटू 4 करा हुआ है स्टार, तो 5 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, तो 16 5 से 80 हो गया, क्लियर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 स्क्वायर, तो 49 इंटू 3 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 12 और 2 147, तो ये ध्यान रखना है ना, एक बार और स्टार का क्वेश्चन किया था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप ये भरोसे मत बैठ जाना कि स्टार का हमेशा यही लॉजिक रहेगा, नहीं, और भी लॉजिक बन सकता है, इस क्या पता अनफॉर्चुनेटली 2 सेम क्वेश्चन में सेम ही लॉजिक लग जा रहा है, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि स्टार में ऐसा ही हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन, अब देखो इसमें देखो वही वापस बात आ गई, ए बी 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 ए, यहाँ तो क्रॉस है, ए है, ए 3 बी, क्लियर। अब देखो देखो इसमें ये बात समझ में आ रही है क्या, b को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही नंबर आ रहा है, b को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी वही नंबर आ रहा है, तो मतलब बट ऑब्वियस है कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तभी ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, है ना, सॉरी मिस्टेक होगी, मिस्टेक नहीं बी भी 1 नहीं होगा, b 1 नहीं होगा, यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, b को a से हाँ यहाँ पे a 1 होगा, उल्टा कर रहा हूँ, a देखो a को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वापस a ही आ रहा है, a को a से कर रहा हूँ तो a आ रहा, ये दोनों ही डिजिट्स आ रहे, तो a बट ऑब्वियस है कि 1 होना पड़ेगा, a को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्लियर। अब b को देखो,
अब बोला है कि हाँ, अब बी देखो, बी कोई भी नंबर हो सकता था, ठीक है, मर्जी हो जो नंबर लो, है ना, क्योंकि देखो बी को इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा, बी को इससे भी मल्टीप्लाई, तो बी कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पे एक बात बोलिए, बी को 1, ये वापस 1 आ गया। अब b को 1 से सम करने पे 3 आना चाहिए, तो b यहाँ पे क्या बता दिया कि 2 होना चाहिए, ठीक है। b यहाँ पे, ये यहाँ b का देखो, b सपोज ये नहीं गिवन होता अपने को, तो अपन b कुछ भी लो, क्योंकि इन दोनों का सेम वैल्यू आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बट यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे फिर आप कुछ भी लेते कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे इसने बोला है कि b का इसके साथ सम कर रहा हूँ 1 के साथ, तो 3 आ रहा है, तो b बट ऑब्वियसली कि 2 ही होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब देखो आपके नंबर को क्या हो गए, 11 12 इंटू करो, तो देखो 2 आ गया, 2 आ गया, इंटू 1 1 आ गया, 2 3 1, क्लियर। तो ये देखो लॉजिक बैठ गया सेम, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू कितनी होगी 2 और a की वैल्यू क्या होगी 1, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ज़्यादा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लॉजिक लगा सकते हो, क्लियर। तो सर ये लास्ट ही था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।